हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बीपीएससी सेट नंबर 3.0 और 4.0 के तहत दोस्तों हम लोग सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। जो भाई बहन 1 से लेकर 3 नहीं देखेंगे जाइए प्ले लिस्ट में 1 से 3 देखिए। उसके बाद ये एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट सीरीज है दोस्तों। 80 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, 40 पॉलिटी और 40 ज्योग्राफी दोस्तों। चलिए, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो आपका भारत के राष्ट्रपति दिया गया, भारत का उपराष्ट्रपति दिया गया और लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद का अधिवेशन की अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार केवल डैश के द्वारा निलंबित किया जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केवल निलंबित किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है दोस्तों? तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है दोस्तों? तो भाग आपका 8 है दोस्तों। कौन सा भाग है? भाग 8 है दोस्तों। चलिए, इसमें दोस्तों संविधान 8 में आपका अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक दोस्तों सभी संघ शासित प्रदेशों की सूची दिया गया। अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली दोस्तों, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन सी संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है बोला गया दोस्तों? तो देखिए, न्यायालय का प्राधिकार आपका संघीय व्यवस्था है दोस्तों। आपका शक्तियों का वितरण भी है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता जो है न्यायालय का प्राधिकरण नहीं है दोस्तों। यहाँ पूछा है नहीं, तो आपका हो जाएगा संसद की सर्वोच्चता आपका नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा कथन सही है पूछा गया दोस्तों? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया दोस्तों। ये आपका सही है दोस्तों। फिर देखिए, यह मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाई गई हैग सिद्धांतों के अनुरूप है दोस्तों। तो देखिए, ये आपका गलत है दोस्तों। सिर्फ इस NHRC के पास सिविल कोड की शक्ति नहीं है दोस्तों। ये भी आपका गलत है, केवल एक सही है दोस्तों। इसमें केवल आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्य चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है दोस्तों? कौन सा कार्य पूछा गया चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? तो देखिए, हर राज्य की संसद और विधानसभा के सभी चुनावों को करवाना ये है दोस्तों। निर्वाचन संबंधी भूमिकाओं को तैयार और नियंत्रण निर्देशन दोस्तों, ये भी आपका उनका काम है। फिर देखिए, विधायिकाओं और चुनावों के प्रबंध में प्रावधान बनाना दोस्तों, ये भी काम उनका है दोस्तों। ये काम विधायिकाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाना ये उनका काम है, ये नेता लोगों का काम है दोस्तों। क्या बोला? चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, तो जो है तो ये बता दिए, हर राज्य के संसद और विधानसभा के सभी चुनावों को करवाना उनका काम है। फिर निर्वाचन संबंधी भूमिकाओं की तैयारी और नियंत्रण और निर्देशन करना ये भी है, और विधायिकाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाना ये उनका कार्य नहीं है दोस्तों। देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और भारत में पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे दोस्तों। अनुच्छेद 324 से 329 में भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है दोस्तों, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 2 चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं दोस्तों। बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1993 से प्रचलन में है दोस्तों। इनमें पहले आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था दोस्तों। इससे पहले आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों का समान अधिकार होता है। उनका कार्यकाल दोस्तों चुनाव आयोग का 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनमें जो पहले हो पद धारण करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान हटाने की प्रक्रिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा चुनाव
आयोग से संबंधित नहीं है दोस्तों। देखिए अभी ये क्वेश्चन बना है दोस्तों, हर राज्य की संसद विधानसभा के सभी चुनावों का बना है निर्वाचन संबंधी भूमिकाओं की तैयारी और नियंत्रण और निर्देशन, ये भी है दोस्तों। लेकिन विधायिकाओं के चुनावों का संबंध में प्रावधान बनाना ये आपका नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा को प्रेषित धन विधेयक को लोकसभा में कितने समय वापस करना आवश्यक होता है दोस्तों? 14 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 14 दिन में करना आपका आवश्यक होता है दोस्तों। इसलिए इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया गया, तो इसलिए उपयुक्त कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत व्याख्याकार हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का व्याख्याकार कौन है दोस्तों? तो न्यायतंत्र, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उसे न्यायतंत्र कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन होता है दोस्तों? क्या बोला गया? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? देखिए यह एकात्मक ढांचे से संघीय ढांचे में बदल जाता है, ये गलत है दोस्तों। यह संघात्मक ढांचे से एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, ये आपका सही है दोस्तों। क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो संघ मतलब केंद्र में दोस्तों राज्य की शक्तियाँ सारी केंद्र में चलती एकात्मक हो जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण पर दोस्तों। सत्ता का विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज सिद्धांत आधारित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेल्जियम और श्रीलंका के शासन प्रणाली के मूलभूत अंतर क्या है दोस्तों? तो देखिए बेल्जियम ने एक एकीकृत राज्य व्यवस्था अपनाने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया, जबकि श्रीलंका संघीय ढांचे को अपनाया। ये गलत है दोस्तों, श्रीलंका नहीं अपनाया था संघीय ढांचे को। बेल्जियम अधिनायकवाद को अपनाने के लिए संविधान में संशोधन किया, और जबकि श्रीलंका ने लोकतंत्र को बरकरार। नहीं दोस्तों, गलत है, ये भी गलत है। बेल्जियम ने एक संघीय ढांचे को अपनाने के लिए संविधान को संशोधन किया, ये आपका सही है दोस्तों। जबकि श्रीलंका एकात्मक सरकार को बनाए रखा है, ये भी बात सही, ये सही आपका है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से किसने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया दोस्तों? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 दोस्तों। किसने किया? 61वां संविधान संशोधन 1989 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया जाता है दोस्तों? पंचायती राज सर्वप्रथम आपका राजस्थान में किया गया था। कब लागू किया गया दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है दोस्तों? तो लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति है, सही बात है दोस्तों। लोग इन नियमों के निर्माण में भाग लेकर स्वयं शासन करते हैं, ये भी बात सही है दोस्तों। अल्पसंख्यक शासन लोकतंत्र की मुख्य विशेषता में से एक है दोस्तों। मुख्य विशेषता में एक नहीं है दोस्तों, ये गलत है आपका 1 और 2 सही है दोस्तों। 1 और 2 आपका सही है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सीमित सरकार का एक रूप है दोस्तों। क्या बोला गया? यह सीमित सरकार का एक रूप है संवैधानिक सरकार दोस्तों, सही है आपका। यहाँ जहाँ संविधान लोक प्राधिकरण का आधार होता है, तो जहाँ संविधान लोक प्राधिकरण का आधार होता है, दोनों सही दोस्तों। जहाँ मोनार्क राज्य औपचारिक प्रमुख होते हैं, ये गलत है दोस्तों, राजा प्रमुख नहीं होते। जहाँ हमेशा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, ये भी नहीं, हमेशा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होता है। प्रत्यक्ष मतदान भी होता है दोस्तों। 1 और 2 आपका सही है दोस्तों, केवल 1 और 2 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों को 27% आरक्षण की सिफारिश की दोस्तों? तो मंडल आयोग। कौन किया था? मंडल आयोग दोस्तों किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही है। तो राष्ट्रपति को एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना चाहिए। संसद के 2 सदनों के बीच असहमति की स्थिति संयुक्त बैठक का प्रावधान है दोस्तों। क्या बोला गया? देखिए संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए राष्ट्रपति को एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना चाहिए, ये आपका सही है दोस्तों। बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, ये जरूरी नहीं दोस्तों। असहमति की स्थिति में बुलाया जाता है किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए केवल लोकसभा सहमति आवश्यक है, ये भी गलत है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है दोस्तों, केवल आपका
एक सही होगा इसमें भी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका दोस्तों है कौन सा, देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर का निर्वाचन निकाय एक लोकतंत्र की मूल इकाई। प्रथम स्तर बोला है दोस्तों, प्रथम स्तर में आपका ग्राम पंचायत हुआ। क्या होगा दोस्तों? ग्राम पंचायत। आपका ए नंबर दोस्तों, आपका ए सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली का उपयोग करके कराया जाता है दोस्तों। तो ये कराया जाता है लोकसभा में दोस्तों। कहाँ पे कराया जाता है? लोकसभा में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है दोस्तों? तो लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान अनुभव करते हैं, ये सही है दोस्तों, लेकिन गलत चुनना हम लोगों। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है दोस्तों, ये गलत है। दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों। लोकतंत्र जो सही है, फिर देखिए लोकतंत्र सरकार जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होती है, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया दोस्तों? तो एक बार। भारतीय संविधान में एक बार संशोधन किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है तो जनमत निर्माण को, तो किससे लाभ होता है? जनमत निर्माण में। चुनावी स्पर्धा से किससे लाभ होता है? तो जनमत निर्माण में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की गई है दोस्तों? तो ये केशवानंद भारती मामला दोस्तों। कब किसमें किया गया? केशवानंद भारती मामला 1973 में मूल संविधान में संशोधन की चर्चा की गई है दोस्तों, सिद्धांत की व्याख्या की गई है केशवानंद भारती मामला में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसके समस्त नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके समस्त नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई दोस्तों? तो सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक दोस्तों, तीनों न्याय की व्याख्या, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए भारत निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कथन का सही चुनाव करिए। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 अंतर्राज्यीय वित्तीय संबंधों में संबंधित है दोस्तों, ये सही है आपका। फिर अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित करने कानून से संबंधित है दोस्तों, आपका दोनों सही है दोस्तों। लेकिन 165 में भारत राज्यों के समेकित निधि में सार्वजनिक खाते, ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। केवल 2 सही है दोस्तों। युग में चयन करने के लिए बोल रहा था दोस्तों, इसलिए केवल आपका 2 सही था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा से ली गई दोस्तों? तो देखिए मूल अधिकार आपका यूएसए से लिया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया ये इंग्लैंड से लिया गया दोस्तों। फिर केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण दोस्तों, ये आपका लिया गया कहाँ से दोस्तों? आप लोग जानते ही होंगे, ये लिया गया आपका कनाडा से दोस्तों। कहाँ से लिया गया? कनाडा से साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। केवल आपका 3 सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना दोस्तों। क्या है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना दोस्तों, आपका 1 सही है दोस्तों। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये गलत है। आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीतिगत सिद्धांतों की अवधारणा को किस संविधान से उधार लिया गया दोस्तों? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीतिगत सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से उधार लिया गया है? तो आयरलैंड से। तो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था दोस्तों? देखिए सैयद मोहम्मद
तुल्ला था दोस्तों, माधवराव भी थे और कृष्ण माचारी भी थे दोस्तों। इसलिए उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? एक से अधिक साथ में। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। आपका मसौदा समिति सदस्य जो है इनमें से सभी होगा दोस्तों। देखिए कौन कौन थे उसका नाम एक बार हम आपको सुना देते हैं। देखिए मसौदा समिति के 7 सदस्य थे दोस्तों। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी, BR अम्बेडकर थे, KM मुंशी, मोहम्मद सदतुल्ला, एन माधवराव की जगह दोस्तों उन्होंने BL मित्र को स्थान लिया था, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था। और DP खेतान भी थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रुक जाइए दोस्तों, एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, उसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका गलत बता दिया गया है, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक प्रस्तावना में समस्त नागरिकों को जो न्याय प्रदान किया गया है वो आपका दोस्तों दिया गया है सामाजिक और आर्थिक और सॉरी दोस्तों ये भी नहीं दिया गया, आपका सामाजिक दिया गया, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया। क्या दिया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में दिया गया था दोस्तों। हम लोग टिक कर दिए थे इसको दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों, ये नहीं दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके समस्त नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिए मौलिक अधिकार का प्रभाव, फिर दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों का प्रभाव, लोकसभा और राज्य विधानसभा के जीवन पर प्रभाव दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में प्रभावों के बारे में जो सही है दोस्तों, आपका मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, केंद्र राज्य संबंध के पर भी प्रभाव पड़ता है, और लोकसभा और राज्य विधानसभा के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। ये 20 और 21 में दिया गया अनुच्छेद 356 में दोस्तों, इसलिए इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 1, 2, 3 आपका होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर छुआछूत अपराध घोषित किया दोस्तों? तो अनुच्छेद 17 के तहत, इसमें अनुच्छेद 17 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में दोस्तों जोड़ा गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राज्यपाल की मृत्यु, इस्तीफे और निष्कासन के मामले में राज्यपाल के रूप में कार्य करता है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन कार्य करते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपक्रमों की सीमित संसद के वित्तीय स्थायी समिति, सार्वजनिक उपकरणों की सीमित संसद की वित्तीय स्थायी समिति है दोस्तों अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, संसद एक तदर्थ समिति है। ये आपका गलत है दोस्तों, केवल आपका इसमें 1 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? केवल 1 दोस्तों। चलिए 1 सही है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस समिति या आयोग ने मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश किया था दोस्तों? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों। कौन किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा क्यों नहीं निर्वाचित किए गए थे दोस्तों? तो भारत में प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा क्यों नहीं निर्वाचित किए जाते हैं? चलिए देखते हैं हम लोग। संसदीय लोकतंत्र में केवल लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ये गलत है दोस्तों, इसलिए आपका नहीं पूछा है तो आपका यही 1 नंबर ही होगा दोस्तों। जो सही है देखिए, लोकसभा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। ये भी सही है दोस्तों। चूंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। आपका 1 गलत था दोस्तों। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, इसलिए भारत में सरकार संसदीय प्रणाली है नहीं दोस्तों। आपका जनता के द्वारा जो क्या बोला गया? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची संबंधित है दोस्तों, तो राज्यसभा से संबंधित। कौन से दोस्तों? राज्यसभा से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रावधान है दोस्तों? तो 61 है। कौन सा? 61 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
कांशीराम राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। ये कब किया गया दोस्तों? 1984 में दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों? तो 1984 में किया गया था। चलिए हम लोग अभी इसकी अध्यक्षता जो है मायावती हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत में शीत मरुस्थल मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता है दोस्तों? देखिए, शीत मरुस्थल ग्रीष्मकाल में गर्म और सर्दियों अधिक शीत होती है। बात आपका गलत है दोस्तों। शीत मरुस्थल हिमालय के वृक्षी छाया क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। आपका ये सही है, इसलिए वहाँ बारिश नहीं होती है। शीत मरुस्थल मानसून में से प्रभावित क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि शीत मरुस्थल हिमालय के वृक्षी छाया क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। देखिए, स्थान देश दोस्तों नाम अंटार्कटिका आपका अंटार्कटिका पे स्थित है दोस्तों। आर्कटिक जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड रूस में दोस्तों। सहारा आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अरबी द्वीप पर स्थित है। गोवा आपका चीन और गोबी आपका चीन और मंगोलिया में स्थित है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया दोस्तों अर्जेंटीना में स्थित है। कालाहारी जो स्थित है दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है दोस्तों कालाहारी। और ग्रेट बेसिन जो है संयुक्त अमेरिका में स्थित है। ग्रेट बेसिन दोस्तों सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब में स्थित है दोस्तों। चीहू आम दोस्तों मैक्सिको में स्थित है। ग्रेट सैंडी आपका ऑस्ट्रेलिया में। कराकुम दोस्तों उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काइजिल कुम दोस्तों उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान है। टकला मकान आपका चीन में स्थित है। थार आपका भारत और पाकिस्तान में थार है दोस्तों। अटाकामा कहाँ है? चिली में। नामीबिया आपका अंगोला, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। चलिए, जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तब उसे कई सुरंगें देखने मिलती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों? तो ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन भूपट्टी पर प्रमुख तत्व है दोस्तों? भूपट्टी का प्रमुख जो तत्व है ये आपका ऑक्सीजन है दोस्तों। 46% भूपट्टी पर ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद एल्युमिनियम आता है। चलिए, भारत के किस राज्य समूह में कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों? तो आपका छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड आपका ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश है, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंद महासागर का आकार एस अक्षर का आकार है। देखिए, एस अक्षर का नहीं है, हिंद महासागर एम अक्षर का है दोस्तों। हिंद महासागर एस का नहीं, ये भी एम आकार की प्राकृतिक परस्पर पत्रों के आदर्श स्थितियां हैं दोस्तों। आपका दोनों गलत है दोस्तों। चलिए, हिंद महासागर के आकार एक विशाल एम के रूप में वर्णित किया जाता है दोस्तों। इसकी रूपरेखा पूर्वी अफ्रीका तट से उत्तर में अरब सागर तक, अब भारत के पश्चिमी तट से श्रीलंका तक व भारत के पूर्वी तट तक फैली है, जहाँ बंगाल की खाड़ी बनाती है। एम की पूर्वी भुजा इंडो चीन प्रायद्वीप, जावा द्वीप और ऑस्ट्रेलियाई के पश्चिमी तट पर बनाई गई है। यह अक्षर एम उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बीच क्षेत्र को कवर करता है और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा से 40 डिग्री एस अक्षांश रेखा तक क्षेत्र को कवर करता है दोस्तों। चलिए, अटलांटिक महासागर पूर्व में अफ्रीका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया से मिलकर बनी है। पश्चिम में उत्तर और दक्षिण में अमेरिका को छूता है। दुनिया के नक्शे में बारीकी से देखने पर महासागर एस अक्षर का आकार में दिखता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के स्थानीय ठंडी स्थानीय हवा स्थान दोस्तों। मिस्टल आपका अल्पस क्षेत्र में स्थित है। पुर्गा दोस्तों आपका रूस में स्थित है। हरमटन आपका मध्य अफ्रीका में दोस्तों। पेम्पेरो आपका अर्जेंटीना में है। पेम्पेरो अर्जेंटीना दोस्तों आपका एक सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, स्पेन और फ्रांस एक शुष्क हवा है जो उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्वी की ओर चलती है। यह अल्पस क्षेत्र सर्दियों के महीनों के दौरान चलती है। रोन नदी दोस्तों उपस्थिति के कारण यह हवाएं रोन घाटी की ओर प्रभावित होती है। तापमान में एक निश्चित गिरावट के कारण बनता है दोस्तों। पुर्गा ठंडी और शुष्क हवा दोस्तों है। स्थानीय लोगों रूस से भरा है, टुंड्रा से ऊपर है दोस्तों। हरमटन देखिए दोस्तों, ये गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। यह पश्चिम अफ्रीका में सहारा से गिनी तक उड़ाया जाता है दोस्तों। नील नदी दोस्तों, यहाँ नील लिखा गया, नील नदी होगा। नील नदी सागर में मिलती है दोस्तों। तो ये भूमध्य सागर से नील नदी मिलती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
भू आकृतिक प्रक्रिया में धीमी द्रव्यमान गति के तहत वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। भू आकृतिक प्रक्रिया में धीमी द्रव्यमान की गति के तहत वर्गीकृत किया गया रेंगना दोस्तों। क्या होगा? रेंगना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगिरी पहाड़ी आपको किस राज्य में मिलेगी दोस्तों? तो आपको उड़ीसा में मिलेगी। कहाँ पे? उड़ीसा में महेंद्रगिरी पहाड़ी मिलेगी दोस्तों। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ उड़ीसा के गजपति जिले के पुरालेखामुंडी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का एक भाग है और इसे महेंद्र पर्वत के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र स्थान मानते हैं और ऐसे में माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने यहाँ ध्यान दिया दोस्तों। 3636 किलोमीटर की ऊंचाई पर संदुकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची पहाड़ी है। 36,000 मीटर की ऊंचाई पर पालतू, जिसे फलतू के नाम से भी जानता है, भारत में पश्चिम बंगाल और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड छोटा नागपुर पठार और पारसनाथ पहाड़ियों सहित कई पहाड़ी श्रृंखलाओं का घर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कई पहाड़ियों पर्वत श्रृंखलाएं, मैकाल पहाड़ियों और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे लंबी झील कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबी पूछा है दोस्तों। सबसे लंबी झील आपका वेम्बनाथ झील होता है। सबसे बड़ी अगर पूछता है, सबसे बड़ी अगर पूछता है दोस्तों तो चिल्का झील होता है। कौन सा दोस्तों? चिल्का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत का खनिज केंद्र है दोस्तों। भारत खनिज का केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार भारत का खनिज केंद्र है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों की सीमा साझा करता है दोस्तों? तो आपका मणिपुर है दोस्तों। कौन सा? सॉरी दोस्तों, भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ जो सीमा साझा करता है वो आपका असम भी नहीं है, नहीं तो दोस्तों मणिपुर है। आपका कौन सा? मिजोरम है दोस्तों, मिजोरम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विश्व के जल संसाधन में भारत का अंश कितना है दोस्तों? 4% है। कितना? 4% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलन बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कंचनजंगा चोटी निम्नलिखित किस हिमालय के किस उपखंड में स्थित है दोस्तों? तो कंचनजंगा जो चोटी है ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के उपखंड में स्थित है दोस्तों। किसमें? दार्जिलिंग और सिक्किम में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। गर्म भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों? तो जल विद्युत ऊर्जा दोस्तों। किस प्रकार की होती है? जल विद्युत ऊर्जा नहीं होता दोस्तों, सौर ऊर्जा भी नहीं होता है। भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है गर्म विद्युत जल से दोस्तों। गर्म भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है दोस्तों? तो बिहार में देखिए आपका जो स्थित है मुजफ्फरपुर है, आपका बरौनी भी है, लेकिन औरैया आपका ये यूपी में पड़ता है। कहाँ? यूपी में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डैश भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जिसे 1956 में बनाया गया था, कौन सा दोस्तों? तो 1956 में जो बनाया गया था वो अप्सरा है दोस्तों। ये मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ पे? 1956 में बनाया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निचले गंगा के मैदान के क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से किस राज्य को कवर करता है दोस्तों? तो देखिए नीचे में आपका कौन है? इंडिया का मैप ऐसे बनाइएगा दोस्तों। नीचे में आपका पश्चिम बंगाल पड़ेगा। कौन दोस्तों? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश और बिहार ये ऊपर में है दोस्तों, इसलिए आपका 2 सही होगा पश्चिम बंगाल दोस्तों। देखिए विश्व के मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा दोस्तों, उत्पादक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन एक वाणिज्यिक फसल है दोस्तों? वाणिज्यिक फसल जो है आपका देखिए धान और गेहूं तो नहीं होगा, आपका सोयाबीन वाणिज्यिक फसल है दोस्तों। इसे मार्केट में बेचा जाता है, मतलब वाणिज्यिक फसल की श्रेणी में आता है दोस्तों। क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण पूछा दोस्तों तो गेहूं, मक्का, बादाम दोस्तों। तो देखिए खरीफ का उदाहरण आपका मक्का होगा दोस्तों। गेहूं रबी फसल का है, बादाम भी आपका रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। चलिए हम लोग कौन सा कथन कृषि वानिकी का सही वर्णन करता है दोस्तों? कौन सा जो है कृषि वानिकी का सही वर्णन करता है? एक ही भूमि पर पेड़ और कृषि फसलों को उगाना जिसमें अपशिष्ट पेंच शामिल हो दोस्तों। आपका एक ही सही है दोस्तों। अपने खेत में वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों से पेड़ को लगाना। देखिए आपका ये गलत है दोस्तों। पूछा गया कि कौन सा कथन कृषि वानिकी को सही वर्णन करता है? तो एक ही भूमि पर पेड़ों और कृषि फसलों को भी उगाना उसे वानिकी कृषि के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादक राज्य आपका कौन है? पश्चिम बंगाल दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रमुख खाद्य फसल दोस्तों, खाद्य फसल आपका चावल और गेहूँ है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग खाद्य और चारा फसल को उगाने और पशुओं को पालने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे मिश्रित खेती का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का दोस्तों? मिश्रित खेती का प्रयोग चारा और फसलों को उगाने के लिए करते हैं दोस्तों, पशुओं को खिलाने के लिए दोस्तों। भारत में अधिकांश क्रोमाइट निक्षेप कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो क्रोमाइट भारत में अधिकांश उड़ीसा में, और उड़ीसा का नहीं दिया जाएगा तो आपका कर्नाटक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग बोकारो स्टील प्लांट 1964 में डैश के सहयोग से स्थापित किया गया दोस्तों। तो रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से दोस्तों? यूएसआर, रूस के सहयोग से किया गया था। सोवियत संघ दोस्तों, इसी के सहयोग किया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में सोवियत सहयोग से स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपका राउरकेला स्टील प्लांट दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है और जर्मनी के सहयोग से ये बना 1959 वर्ष में बना दोस्तों। भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ में है और रूसी सहयोग से ये बना भिलाई 1959 में दोस्तों। भिलाई रूसी सहयोग से दोस्तों। राउरकेला स्टील उड़ीसा में जो है ये जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये यूनाइटेड किंगडम यूके के मतलब ब्रिटेन के द्वारा इसे स्थापित किया गया दोस्तों 1962 में। दुर्गापुर स्टील प्लांट दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसे स्थापित किया गया 1962 में दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है दोस्तों। रूस के सहयोग से सोवियत संघ के दोस्तों ये 1964 में किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन भारतीय राज्य पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं तमिलनाडु भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है दोस्तों। ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत नहीं है आपका कौन नहीं है दोस्तों? देखिए आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है तो वायु, सूर्य का प्रकाश, परमाणु, खनिज दोस्तों। कौन नहीं है? तो देखिए वायु है, सूर्य का प्रकाश भी दोस्तों, लेकिन परमाणु खनिज आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं डिस्कशन इसका दोस्तों। ऊपर पवन, बायोगैस, जैव ईंधन, सूर्य का प्रकाश और प्राकृतिक गैस सभी नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। जबकि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों। कौन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज सभी अनवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। देखिए नवीकरणीय संसाधन, देखिए ऊर्जा के अक्षय संसाधन वे हैं जिन्हें समय के साथ प्राकृतिक रूप से फिर से बनाया जाता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं दोस्तों। नवीकृत किया जा सकता है। जैसे वायु हो गया, जल, पवन, सौर ऊर्जा, बायोगैस, हाइड्रोजन आदि सभी ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन दोस्तों। देखिए पवन ऊर्जा पवन चक्कियों के कारण उत्पन्न होती है। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि जैसी गैसों का मिश्रण है दोस्तों और जानवरों और पौधों के अपशिष्ट अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित सभी मामले नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE नोडल केंद्रीय मंत्रालय है दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है दोस्तों। तो कौन है? मीथेन दोस्तों। संपीड़ित, यहाँ देखिए क्या बोला गया, डैश का व्यापक रूप से मतलब बड़े रूप में ईंधन के रूप में उपयोग तो किया जाता है, लेकिन संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन है? मीथेन दोस्तों। कौन है? मीथेन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रतिशत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर वर्ष में भारत में सबसे अधिक कब था दोस्तों? तो 1971 से 81 के बीच था दोस्तों। कब था? 1971 से 81 के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था दोस्तों? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्म, ये गलत है दोस्तों, 5वें जन्मदिन पे नहीं दोस्तों, प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर देखिए क्या बोला गया, शिशु मृत्यु दर को दर्शाता है। तो प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, उसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, ढानी सब किससे संबंधित है दोस्तों? पल्ली बस्तियों के लिए स्थानीय नाम है दोस्तों। किसका स्थानीय नाम है? बस्तियों का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 2011 है कि जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था दोस्तों? तो आपका पुडुचेरी का दोस्तों, पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक था दोस्तों, 1038 था दोस्तों, 1000 पुरुष पे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं आगे डिस्कशन इसका थोड़ा दोस्तों। पुडुचेरी 1000 पुरुषों में 1037 महिलाएं उच्च लिंगानुपात थी दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं दोस्तों। पुडुचेरी में 1954 तक भारत में फ्रांसीसी औपनिवेश बस्ती थी दोस्तों, और जब अब दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु राज्य में घिरा एक केंद्रशासित प्रदेश है दोस्तों। पुडुचेरी अरबिंदो आश्रम का पर्याप्त अरबिंदो आश्रम का है पुडुचेरी में, जिसका स्थापना 1926 में श्री अरबिंदो और मीर अल्फास ने की थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए उच्चतम लिंगानुपात वाले शेष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? देखिए केरल आपका 1084 है, उसके बाद पुडुचेरी दोस्तों 1038, तमिलनाडु फिर 995 उच्चतम लिंगानुपात है दोस्तों, आंध्र प्रदेश 992 और छत्तीसगढ़ 991। ये 5 राज्यों का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है दोस्तों। और सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन और दीव देखिए 618 लिंगानुपात है दोस्तों। दादर और नागर हवेली 775 लिंगानुपात है। चंडीगढ़ आपका 818 है। दिल्ली के NCT दिल्ली में 866 लिंगानुपात है। अंडमान और निकोबार में दोस्तों 878। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, VVI एक क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है दोस्तों? तो इंडो आर्यन है। कौन है दोस्तों? इंडो आर्यन है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के किस प्रकार के वन सबसे अधिक वितरित हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन दोस्तों भारत में सबसे अधिक वितरित है दोस्तों। कौन है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चारकोल किस पेड़ से बनता है दोस्तों? तो देखिए बबूल से आपका चारकोल बनता है, पीपल से नहीं बनता है, ना ढोकला से बनता है दोस्तों। चलिए हम लोग किस औषधीय पौधों को शीतकालीन चेरी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? चेरी के रूप में अश्वगंधा। किस औषधीय पौधों को शीतकालीन चेरी के रूप में जाना जाता है? तो अश्वगंधा को दोस्तों। चलिए हम लोग आपका सेशन कंप्लीट हुआ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।